नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे ममता कालिया जी की लिखी कहानी छुटकारा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूं। मैंने अपने नाखूनों का विस्तार से निरीक्षण शुरू कर दिया। बढ़े हुए नाखून बत्रा का खून उबालने के लिए पर्याप्त कारण रहे हैं। वह निगाह टमाटर के रस पर जमाए रहा। मेरे मुंह से एकदम सामने पेंडेस्टल पंखा चल रहा था और मेरे छोटे छोटे बाल बराबर बगावत कर रहे थे। यह बैंगर्ज की विशेषता थी कि विश्वविद्यालय वाली उसकी शाखा में कुर्सियां हमेशा टूटी, मेजें लंगड़ी और पंखे शरारती होते थे। गर्मियों की छुट्टियों में एक खास छात्र वर्ग की भीड़ होती थी जो एमए प्रीवियस के बाद फाइनल का होना 30 अप्रैल से ही शुरू करने में विश्वास रख थी, या जिन्हें और कहीं मिलने मिलाने की सुविधा न होती। शायद लड़की के माँ बाप अतिरिक्त अनुशासन प्रिय और लड़के के साथ उनके कमरे में कोई पार्टनर। मुझे बत्रा के साथ यहाँ आना अजीब लगा था। पहले नहीं लगता था। अब इन दोनों वर्गों से हम बाहर थे। पिछले दिनों मेरे अनुसार हम पहली श्रेणी और उसके अनुसार दूसरी श्रेणी के छात्रों में गिने जाते थे। बत्रा ने तीसरी बार वही पूछा, और क्या किया वहाँ? मुझे लगा मैं बेवजह पुलिस इंस्पेक्टर के दफ्तर में बैठा दी गई हूँ। देखो, मई भर हम पढ़ते रहे, जून भर लिखते, और आधी जुलाई में तो बस यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दम मारने की फुर्सत नहीं मिली। तुम्हें जवाब तक नहीं दे पाई। रोज सोचती रही, फिर सोचा ट्रंक कॉल ही करूँगी। सच 3 दिनों तक लगातार कोशिश की। तुम्हारा टेलीफोन ही खराब पड़ा था। क्या क्या पढ़ लिया? तुमने बड़ी तारीफ मारी थी आयनेस्को की। इनका इमिडे बिल्कुल बकवास लगा। फिर निग्रो कविताएं पढ़ती रही। सच इतनी पुरस्सर हैं तुम्हें दूंगी। और मेरी कैजुअलनेस चटक कर टूट गई। बत्रा की आवाज़ में कोई फर्क नहीं था। ज़्यादा जागे रहने की तत्परता, पर उसके वाक्य मिलकर बातचीत नहीं बन रहे थे। वे कड़े लग रहे थे। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं क्या कह रहा था, दिल्ली में इस बार बहुत धूल उड़ी। सुबह उड़नी शुरू होती है और रात तक उड़ती रहती है। कभी कभी हम लोग आश्चर्य करते हैं, इतनी धूल आई कहाँ से? तुमने पीली धूल देखी है कभी? एकदम पीली। मुझे चिढ़ाया जा रहा था। कोई मुझे चिढ़ाए तो मैं एकदम चिढ़ जाती हूँ। पिछले साल लाइब्रेरी से हम 4 बजे चाय के लिए उठते थे। मेरे दिमाग में मिल्टन या हॉट घूमता रहता और मैं भूल जाती थी कि चाय का समय रिफ्रेश होने का समय है। 2-1 विषय आजमाने के बाद बत्रा मिल्टन पर ऐसे धारा प्रवाह बोलता कि मैं कानों पर हाथ रख लेती थी। एक बार सिर्फ प्रेजेंट कहने पर एक प्रोफेसर के आपत्ति करने पर बत्रा उस क्लास में सर प्रेजेंट सर कहने लगा था। मैंने बत्रा को भरसक ठंडेपन से याद दिलाया कि धूल में मेरी रुचि कभी नहीं थी। बत्रा कुछ कहते कहते रुक गया और हंस पड़ा। क्या हम हेनरी जेम्स पर बात करें? मैं चुप हो गई। मैं घर जाना चाहती थी। असल में मैं आना ही नहीं चाहती थी। चलते हुए मुझे यही महसूस हो रहा था। फ़ोन पर बत्रा को समय देते हुए मुझे लगा था जैसे मैं शून्य से समय नियत कर रही हूँ। मैं वहाँ किसी से न मिलने का कोई अनुबंध नहीं करके आई थी। ऐसे वायदों वाली कोई साँझ नहीं बीती थी, आखिरी भी नहीं। पर मिलने जुलने से मुझे विरक्ति होती जा रही थी। बिना उल्लास के किसी से मिलना ऐसे लगता जैसे बिना नमक के खाना। इस समय हम दोनों के गिलास खाली थे और हम थोड़ी थोड़ी देर में खाली गिलास मुंह से लगाकर बर्फ के टुकड़ों का गीलापन महसूस कर लेते। बत्रा ने छठी सिगरेट जलाई। तुम चश्मा उतार कर बहुत छोटी लगती हो। मैं यह सुनने के लिए तैयार नहीं थी, या शायद यह वाक्य एक दोहरावट थी। कहीं से आई इसकी पहली अभिव्यक्ति कॉम्प्लीमेंट थी या दूसरी कमेंट। यह परिवर्तन सबने गौर किया था। माँ को मैंने यह कहकर संतुष्ट कर दिया था कि आंखें अब ठीक हो गई हैं। परिचितों को पहली बार पता चला था कि मेरे चेहरे पर आंखें भी थीं। बैंगर्स में आकर बैठने को झुकी ही थी कि मैंने बत्रा की निगाहों में बैरोमीटर देख लिया था। इसके लिए तैयार होते हुए भी मैं तैयार नहीं थी। बत्रा को मैं स्वस्थ दिखी। मुझे पता था 3 महीने से 10 पाउंड अतिरिक्त वजन देह पर सही जगहों पर स्पष्ट हो जाता है, पर संकोच के मारे झूठ बोल गई। चंडीगढ़ वाली बहन जी आई हैं, बत्रा ने बताया। अच्छा, मैं आगे बोल नहीं पाई।
बत्रा की आंखों में एक पैनापन था जिसकी वजह से मैं कभी उससे बहुत सारे झूठ एक साथ नहीं बोल पाई। वह कहता कुछ नहीं था, उसके होठ हंसते रहते और आंखें निरीक्षण करती रहती। एक बार वह नाराज था कि मैं ऑडियंस समय पर क्यों नहीं पहुंची। दरअसल मुझे घर से निकलने में देर हो गई थी और स्कूटर मिल नहीं पाया। टैक्सी लेने लायक उदारता मुझ में कम ही आती है, इसलिए बस से पहुंची थी। 45 मिनट देर से। मैंने कहा, मैं सो गई थी और देर से उठी। बतरा चुप खड़ा रहा था। मैंने और जोर लगाकर बताया कि रात को मैं बिल्कुल नहीं सो पाई थी और अगर दिन में भी ना सोती तो अवश्य क्रैश कर जाती। मैंने नींद की गोली भी ली थी। बत्रा ने बड़ा आकर्षक तरीके से समझाया था। झूठ खुद ब खुद होठों से निकलना चाहिए, इतनी शक्ति सच बोलने में लगाया करो। मैं बत्रा के सामने ज़्यादा देर तक चुप नहीं रहना चाह रही थी। कुछ लोगों की चुप्पी कोरी होती है, उन्हें पकड़ पाने का डर नहीं होता। मेरे चुप रहने पर मेरा मन मेरे चेहरे पर उभर आता था। किन्हीं कामों को मैं ज़बरदस्ती हाँ भी कर देती तो घर पर कभी कोई मुझसे करवाता नहीं था। बत्रा के अनुसार मेरे चेहरे पर न बड़ी जल्दी से स्पष्ट लिख जाता था। मैं बत्रा को हमेशा 7 सिगरेटों के बाद रोक देती थी। अधिकतर तब हम फिर कॉफ़ी या टोमेटो जूस मंगाते थे। बत्रा को 8वीं सिगरेट जलाते देख मुझे खुशी हुई। सिर्फ दोहराने के लिए दोहराना ऐसा हो जाता है जैसे पहाड़े रट रहे हों। बत्रा इंतज़ार कर रहा था। मैं भी इंतज़ार कर रही थी। मैं जानती थी वह स्वयं नहीं कहेगा। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। जब उसने फ़ोन किया था तब ज़रूर मुझे महसूस हुआ था कि वह एक मांग के रूप में आज का समय चाह रहा है। मैंने अपने आप को इसके विरुद्ध तैयार कर लिया था। यही एक शर्त थी जिसे मन में रखकर मैं यहाँ आ गई थी। पिछले कुछ मिनटों में मुझे बत्रा जांच पड़ताल विभाग का अधिकारी लगा था, पर फिर मैंने पाया हम दोनों हर बार उस मांग को उल्लंघन कर जा रहे हैं और अपने आप में ही उद्विग्न हो गए थे। यह अजीब था, पर अब मैं वापस भी नहीं जाना चाह रही थी। बत्रा के साथ दिन के समय बैठना थोड़ा अजीब था, पर गलत नहीं। मुझे अपना वहाँ होना अनुचित नहीं लगा था। बत्रा के साथ अनुचित कुछ नहीं था। मुझे आज तक उसके साथ बचाव वाली पद्धति की शरण नहीं लेनी पड़ी थी। मेरे मन में इस वक्त एक ईमानदार आकांक्षा थी। हमने अपने बीच सुस्ती के क्षण बहुत कम बिताए थे। मैं बत्रा को वैसे ही ग्रीन करते देखना चाह रही थी, पर मुझे एक भी ऐसी बात नहीं सूझ रही थी जिससे मैं उसे हंसा सकूं। हमारे दोस्त कहा करते थे कि हमारी दोस्ती इसलिए है क्योंकि हमारे दांत एक से सुंदर हैं और हंसते हुए हम दोनों होड़ ले लेते हैं। मेरा मन बहुत था कि मैं बत्रा को खुश देख सकूं। वह मेरे सामने वैसे ही पांव फैलाकर बैठ ले और सिगरेट के धुएं में से अजीबोगरीब बातें ईजाद करे। धुआं आज गंभीर था। मेरा मन दुखी हो गया। बत्रा इस समय खाली लग रहा था। दाएं बाएं अगल बगल पहले तो वह होता था और होती थी। बेशुमार खबरें, अफवाहें, लतीफ़े, वाक्यांश, हंसी और तेवर। खाली गिलास में सिगरेट की राख झाड़ता वह बीता हुआ कल था। हम साथ नहीं बैठे थे, सिर्फ बत्रा यहाँ बैठा था। उसे पता था मैं वहाँ नहीं थी और मेरी आंखों का फोकस हजारों मील दूर था, पर मैं बत्रा को हल्का महसूस करते देखना चाहती थी। मैं चाहती थी वह ऐसे अकेला न हो, पर उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती थी। किसी के अकेलेपन का मर्म समझकर भी उसे बांट न सक पाना करुण होता है। इसका गीलापन हमारे स्वभावों के विपरीत था। बहन जी आई हुई हैं, मैंने बताया ना। हाँ, इस बार मैं भी कह नहीं पाई। बहन जी के आने पर मैं रोज लाजपत नगर जाती थी। बत्रा को वापसी में स्कूटर चलाना हमेशा अच्छा लगता था। बत्रा ने कहा, नहीं चलें। उठकर खड़ा हो गया। माचिस समेटी, सिगरेट की डिबिया पिचकाकर गिलास में फंसाई और मेरे साथ निकल आया। बिना सिगरेट के पूरे होठों से उसने बाय कहा। मैं तो गेट की ओर मुंह कर मुड़ गई। वह लाइब्रेरी वाली छोटी सड़क पर पहुंच गया था। अभी शाम बाकी थी। लाइब्रेरी में बैठने वाले सभी विद्यार्थी अभी बाहर टहल रहे थे। हमने एक दूसरे की ओर दूर से खुलकर देखा। गहरी शाम में बत्रा की क्रीम रंग की बुशर्ट सफ़ेद नजर आ रही थी
उसका कद दूर से औसत से कम लग रहा था। वेंगर्स में उसके शरीर में एक कड़ापन था। अब वह ढीला हो गया था। दिन और रात के इस गाढ़े संधि स्थल में हमें एक दूसरे की चाल ऐसी लगी जैसे डाक बाट लेने के बाद खाली थैली हिलाते डाकिए की। आप सुन रहे थे ममता कालिया जी की कहानी छुटकारा। आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद।